नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण और खतरा लगातार बहुत बदतर हालात की तरफ बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक चेतावनी जारी की है और ये कहा है कि दुनिया भर में हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। विशेष तौर पर 4 मुल्कों में स्थितियां बहुत बदतर हैं, जिनमें अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और भारत सम्मिलित है। दुनिया के 5 टॉप प्रभावित मुल्कों में भारत का नाम भी शुमार है, जहां बहुत तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण विस्तार रूप ग्रहण कर रहा है। अमेरिका में हालात फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन रूस, ब्राजील और भारत दुनिया भर के लिए एक बड़ा संकट बनकर उभरे हैं और उसमें से भी ब्राजील और भारत में संक्रमण का स्तर सर्वाधिक है। भारत कभी नंबर 2 कभी नंबर 3 की पोजीशन पे दुनिया भर में है, जहां रोजाना नए केसेस लगातार मिलते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में तकरीबन 10,000 केस प्रतिदिन की रफ्तार मिल रही है, जबकि हमने टेस्ट बहुत सीमित किए हैं। भारत में अभी तक औसतन सिर्फ 50 लाख टेस्ट किए गए हैं, जबकि अमेरिका करीब 2.25 करोड़ टेस्ट करके दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर है और तकरीबन 1.5 करोड़ टेस्ट अब तक रूस कर चुका है। तो आप कल्पना करिए कि जब भारत में 2 करोड़ टेस्ट होंगे तो प्रभावितों की संख्या कितनी हो सकती है। ये तो हुई दुनिया भर की बात। 73 लाख से ज़्यादा अब तक प्रभावित लोग मिल चुके हैं और तकरीबन 4,15,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये कोई सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार का फ्लू नहीं है। ये बेहद ताकतवर, घातक, खतरनाक और जानलेवा वायरस है, जिसका अभी तक कोई इलाज दुनिया का कोई भी मुल्क खोज नहीं पाया और उम्मीद भी मत करिए कि अगले 1 साल तक इसकी कोई वैक्सीन, प्रमाणित वैक्सीन मार्केट में आएगी। उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां नाजुक हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ औसतन 300, 400, 500 पेशेंट्स डेली हमें मिल रहे हैं, वो भी तब हम जांच बहुत सीमित मात्रा में कर रहे हैं। अभी ट्रूनेट नामक एक मशीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंगाने की तैयारी की है, कुछ आ भी गई हैं। ये डॉक्टर भास्करन नैयर, ये केरल के एक बहुत महान वैज्ञानिक हैं। इन्होंने टीबी की एक मशीन तैयार की थी, टीबी जांच करने की, लेकिन उस मशीन से कोरोना की जांच भी की जा सकती है। ये मशीन महज 5 लाख की है और ये मार्च से डॉक्टर साहब घूम रहे थे कि इनकी मशीनें ले ली जाएं, लेकिन ICMR वालों को विदेश पर ज़्यादा यकीन था। लेकिन फाइनली डॉक्टर नैयर की मशीन को अप्रूवल मिली ICMR की और यूपी सरकार ने काफ़ी मशीनें खरीदी हैं। अब उम्मीद करिए कि यूपी में टेस्ट बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में जो प्रभावित हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे पास जो ताज़ा डेटा मौजूद है ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में 11,610 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेज अब तक पाए जा चुके हैं। पॉजिटिव केसेस के साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प, एक बड़ी अजीब बात है। अंबेडकर नगर के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी बड़े एक डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर की कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हो गई। ये एक बुरी खबर है। इसके पहले एक दारोगा की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस संक्रमण से। कुछ पुलिसकर्मियों की भी हुई थी। आपको याद होगा कि एक पत्रकार, दैनिक जागरण अखबार के आगरा के सीनियर पत्रकार की भी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हो चुकी है। और आज चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन जहां से ऑपरेट होती है, वहां तकरीबन 9 मरीज ऐसे पाए गए हैं जिनको कोरोना वायरस के लक्षण थे और ये एक हाल में बैठकर मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन हैंडल करते थे। इन्हें कोरोना वायरस हुआ है, इसकी पुष्टि हो गई। गांव ग्रामीण तक कोरोना वायरस का जो संक्रमण है ये बहुत विकराल रूप ले रहा है। जो दूसरे प्रांतों से हमारे भाई बहन लौटे हैं उनमें भी ये संक्रमण बहुत बड़ा है। अब जब हम नई मशीनें लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, ट्रूनेट मशीन लेकर आए हैं, ये ट्रूनेट मशीन 2 घंटे में 16 परिणाम एक साथ दे सकती है। 16 जांच एक साथ कर सकते हैं। 1 घंटे साफ सफाई, उसके बाद फिर नया टेस्ट इसमें 16 का लगा सकते हैं। एक बार में 16 जांचें इसमें हो सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश ने परचेज का ऑर्डर दिया है। तो आने वाला वक्त कैसा है, हम क्या किस स्थिति में पहुंच गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पड़ोस में बसे दिल्ली में हालात विस्फोटक हैं। वुहान से ज़्यादा खतरनाक दिल्ली के हालात हैं। वुहान से ज़्यादा खतरनाक हालात मुंबई के हैं। ये 2 शहर ऐसे हैं और अहमदाबाद, ये 3 ऐसी जगहें हैं जहां कोरोना वायरस का सबसे बड़ा एपिक सेंटर के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन बहनों भाइयों, बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, किसी के पास इन 3 जगहों पर निपटने के कोई खास प्रबंध नहीं है। न इनके पास कोई स्ट्रेटजी है, न ये कठोरता से लॉकडाउन का पालन करा पाए, न ये कड़ाई से पाबंदी लागू कर पाए और न ये कोरोना वायरस से ठीक से लड़ पा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और आप अहमदाबाद में देखें तो 60% केसेज आपको यहीं पे मिलेंगे पूरे भारत के। अब क्या यहां के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य का मुंह देखना पड़ेगा या राज्यों को केंद्र का मुंह देखना पड़ेगा?
हम पड़ोसी मुल्कों से सीखने को तैयार क्यों नहीं हैं? हम ताइवान से क्यों नहीं सीखते? हम न्यूजीलैंड से क्यों नहीं सीखते हैं? हम दक्षिण कोरिया से क्यों नहीं सीखते हैं? हम चीन से क्यों नहीं सीखते हैं? हम यूरोपियन कंट्री से क्यों नहीं सीखते हैं? हम अमेरिका से क्यों नहीं सीखते हैं? क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? वाई? ना तो हम लॉकडाउन कर पाए, और ना तो हम लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा पाए, और ना हम कोरोना वायरस से अब ठीक से लड़ पा रहे हैं। अब हमको वो लोग सलाह दे रहे हैं, हमको मतलब आप जनता को, जिन्हें कोरोना वायरस की कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लीजिए। ये वही लोग हैं जो ये कहते थे मर जाओगे कोरोना वायरस के संपर्क में आओ, तो इतना डराते थे, मार्च अप्रैल तक दहशत क्रिएट करके रखी थी। अब कहते हैं कोरोना के साथ जीना सीखना है। नरेटिव बिल्टअप किया जा रहा है कि ये कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन बहनों भाइयों खतरा पहले से 10 गुना अधिक बढ़ गया है। आप बाजारों में जाएं, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप पार्कों में जाएं, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप सड़कों पर जाएं, लोगों की भीड़ है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं कि मास्क लगाया है तुमने या नहीं लगाया है। ना तो पब्लिक का कोई बहुत कंसर्न रह गया है, ना सरकारों का कोई कंसर्न रह गया है, लेकिन कोरोना का कंसर्न है, और वो बड़े विकराल रूप से बढ़ रहा है। आपको ये लगता होगा कि मैं रात में 8 बजे आता हूं और आपको डराता हूं, तो मैं डराता नहीं हूं। मुझे आपके कम आपके बच्चों की ज़्यादा चिंता है, आने वाली पीढ़ी की ज़्यादा चिंता है। आपने अपना जीवन काट लिया है बड़ा हिस्सा, आप ऐसे ही हो गए हैं, आप आदी हो गए हैं कि आपको कोई कुछ बताए तो आपको भाषण लगता है। तो मुझे आपसे ज़्यादा आपके बच्चों की चिंता है, आने वाली पीढ़ी की चिंता है। हम एक सुरक्षित भारत चाहते हैं, एक सेफ हिंदुस्तान चाहते हैं, एक स्वस्थ हिंदुस्तान चाहते हैं, जहाँ सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबको समान अवसर मिले, और सब सुरक्षित रहें, और सबको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। लेकिन जिस तरह की रणनीति हम कोरोना वायरस को लेकर बहनों भाइयों अपना रहे हैं, वो निरर्थक है। हम बहुत ही गलत अप्रोच के साथ कोरोना वायरस को हैंडल कर रहे हैं। आप मंदिरों में जाएं, भीड़ लगी हुई है। मस्जिदों में जाएं, नमाज करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। न जाने कब समझ में आएगी, बुद्धि कब खुलेगी। ऐसा लगता है कि वायरस का कोई संक्रमण ही नहीं। यही लोग जो कमरे से नहीं निकलते थे मार्च अप्रैल में, वो अब सड़कों पे घूम रहे हैं। ना तो इन्हें पुलिस रोकती है, ना सरकार रोकती है। और अब वो कैंपेन भी बंद हो गया कि मास्क पहनना है, हाथ धुलना है, साबुन वाला, ये सब खत्म। तो क्या कोरोना की मृत्यु हो गई भारत में? क्या या उत्तर प्रदेश में कोरोना खत्म हो गया है? जी नहीं, आपकी गलतफहमी है। जो लोग आपको अब ये नैरेटिव दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए, दुकानदारी चलनी चाहिए, काम धंधा चलना चाहिए, तो उनसे आपने ये भी पूछना चाहिए, क्या हमारे जीवन की कीमत पर, इस देश में अगर एक नागरिक की जान पर भी अगर कोई बात आती है, तो सरकारों ने सोचना चाहिए, उन्हें कोई व्यवस्था देनी चाहिए। जनता को ये जो समझाने की कोशिश हो रही है, कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना है, बेसिकली ये शब्दों की बाजीगरी है। हम जब आपको बेहतर सुविधा नहीं दे पाएंगे, जब हम आपको बचाने की सारे विकल्प हम पे खत्म होंगे, तो हम आपको यही कहेंगे। तो वो पूछा जाए ना कि वो कौन लोग थे जो कहते थे 40 डिग्री के बाद टेम्परेचर होगा तो कोरोना की मृत्यु हो जाएगी। उन लोग को ढूंढिए बहनों भाइयों, और उनको लाइए और उनसे पूछिए वो कौन लोग थे। वो कौन लोग थे कि जो ऐसा कहते थे? वो कौन लोग थे जो ऐसा कहते थे कि बस मार्च में कोरोना खत्म हो जाएगा, अप्रैल में खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं हो रहा, जान ले रहा है। अब तक 7,500 भारतीयों की मृत्यु हो चुकी है। कौन इसके लिए जवाब दे? कभी पूछा आपने? नहीं पूछा। कुछ बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आज आगे बढ़ाते हैं और यही सवाल उठाएंगे हम लोग डिबेट में। ओके, हम बयान बाद में सुनाते हैं, आपको डिबेट प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आराधना मिश्रा कांग्रेस की लीडर हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर SNS यादव हैं, ये लखनऊ के पूर्व CMO हैं और लगभग 38 साल ये मेडिकल प्रोफेशन में रह चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी इस देश में IMA के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। जब हम बहुत ही खतरनाक हालात की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने आपके समक्ष दुनिया का डेटा रखा, भारत का डेटा रखा, उत्तर प्रदेश का डेटा रखा, तथ्य रखे, तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। हम एक बेहद खतरनाक हालात की तरफ जा रहे हैं। आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि आप लोगों के जीवन और उनके स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप भी इसमें सम्मिलित हैं? ब्रजेश जी, देखिए, सरकार लगातार लोगों को सचेत भी कर रही है और उनके स्वास्थ्य के और सुरक्षा के उपाय भी कर रही है। आपने अभी बहुत सारे आंकड़े रखे, लेकिन आप देखिए, जब जिसको आप अपने शब्दों में अनलॉकडाउन 1 कह रहे हैं, जो पहली तारीख से शुरू हुआ, आप देखिए 5, 6 और 7 जून को देश में
कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा हो गई थी, 11,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन आप देखिए पिछले 7-8 जून को वो संख्या घट गई, अभी 10,800 से घट के 8,800 के करीब आ गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरा हुआ, मृत्यु दर में भी कमी हुई। उत्तर प्रदेश का आप जहां देख लें, उत्तर प्रदेश में अभी कल 388 केसेज आए थे, आज 275 केस आए। ऐसा नहीं है, हर चीज निराशात्मक ही नहीं है, बहुत सकारात्मक भी है। और सरकार लगातार, केंद्र की प्रदेश की सरकारें मिलकर लोगों को जागरूक करने का भी, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाने का, और अधिक से अधिक टेस्ट हो। आपने अभी ट्रूनेट मशीन के विषय में बताया ब्रजेश जी, मैं बड़े अदब के साथ और किसी पर आरोप लगाए बिना ये कहना चाहूँगा कि आप याद करिए, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने राज्य की सरकारों को बहुत करीब से देखा है। पहले राज्य सरकार के विमानों को किस चीज में उपयोग में लाया जाता था? मुंबई से फिल्म स्टार्स को ले आने में, किसी महोत्सव में नाचने गाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार के विमान से गोवा से ट्रूनेट मशीनें लाई जा रही हैं। आज आपके जिसने आपको ये जानकारी दी होगी उसने शायद आपको ये नहीं बताया होगा कि डॉक्टर नैयर अप्रैल से आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग में और हेल्थ डिपार्टमेंट में, सुन ले मेरी बात, आपने कह ली ना, जूते घिस रहे थे बेचारे कि हमारी मशीन ले लो और जांच कर लो। आप उनकी मशीन लेने को तैयार नहीं थे। 1.5 महीने चीफ मिनिस्टर 10 बार बोले होंगे, तब आपके प्रमुख सचिव ने खरीदने की परमिशन दी। अब आप बता रहे हैं कि हम उनको प्लेन से लेके आए, तो भाई कोई एहसान किया है? आप इस बात का भी तो जवाब दें कि अप्रैल से जब डॉक्टर नैयर वो मशीन लेके घूम रहे थे, तब आप लोग क्या कर रहे थे भाई? देखिए, जिनका आपने रिसेंटली अभी प्रमोट करके एसीएस बनाया है, उन्हीं जनाब ने इसका परचेज रोक रखी थी, खरीद की भी सस्पेंड कर देते। मैं मानता कि आपने बहुत साहसिक काम किया। प्रक्रिया होती है, और जब तक आईसीएमआर उसको वेरीफाइड और सर्टिफाइड नहीं करेगा, हम नहीं खरीद सकते थे। दूसरी एक चीज में ब्रजेश जी, आप देखिए, अभी चर्चा की, आप देखिए मेरठ में जब एपिडेमिक ज्यादा बढ़ गई तो लखनऊ से एक बड़े डॉक्टर सूर्यकांत को वहां का नोडल अफसर बनाया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको रातों रात जहाज से भेजा वहां पे, और 3 दिन में जाकर उन्होंने कंट्रोल किया। ऐसा नहीं है, सरकार जो संभव कोशिश है वो कर रही है। हम आज उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के विषय में बात करें। आपने कहा कि टेस्ट अभी कम हुए हैं, निश्चित रूप से टेस्ट कम हुए हैं, टेस्ट हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी आशा बहुएं या जो हमारी मेडिकल की टीमें हैं, इन्होंने 87 लाख घरों का सर्वेक्षण किया, लगभग 4.5 करोड़ लोगों तक इन्होंने जो सर्वे किया है, उनकी जांच की है कि उनको किस मशीन से जांच की है, कैसी बात करते हैं? जो प्राइमरी जो जांच होती है ब्रजेश जी, जो प्राइमरी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो आप, बिल्कुल प्राइमरी जो जांच होती है ब्रजेश जी, प्राइमरी जो जांच होती है जिसमें लोगों में ये देखा जाता है कि किसी प्रकार का कोई सिम्टम तो नहीं है। आपने वो सारे, बिल्कुल। एक सेकंड मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, ये बताओ कौन सा इक्विपमेंट दिया हो आशा बहुओं को? उनको थर्मल स्कैनर हमने दिया है, उनको सारी चीजें दी है। कौन सारी चीजें दी हैं? थर्मल स्कैनर के साथ साथ थर्मल स्कैनर क्या है? किसी का थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर ब्रजेश जी, ऑक्सीमीटर एक ऐसा यंत्र है जो बहुत आसानी से पता कर सकता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन कितनी मात्रा है। सिंसियरली ये देखो नवीन भाई, ये कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है कि ब्रजेश मिश्रा को फायदा हो जाएगा या अभिषेक मिश्रा को हो जाएगा या मोना जी को हो जाएगा, आपको हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक फ्लू है। आप भी एक नागरिक हो, आप भी सड़कों पर निकलते हो, हमारा परिवार निकलता है, आपका परिवार निकलता है। हैंडल इट सिंसियरली। इस पे किसी का वोट बैंक का प्रश्न नहीं है। आप इसे अगर वायरस को खत्म करोगे ना, ये समाज के हित में है। इस पे कृपया राजनीति मत तराशो कि वो नृत्यांगना बुलाते थे। अगर मैं कहूं लाओ सबूत दो कि किस सरकारी जहाज से नृत्यांगना बुलाई गई थी, तो दे पाओगे आप? नहीं दे पाओगे। लेकिन मैं 10 सबूत दे दूंगा कि आपके यहाँ जहाजों का कितना मिसयूज हुआ है। मैं 10 सवाल जवाब दे दूंगा। अभिषेक मिश्रा भले न दे पाए, मैं 10 सबूत दे दूंगा जहाजों का कहाँ मिसयूज करते हैं। आप भी जानते हैं कि ऑन पेपर पे कोई फिल्म स्टार नहीं जहाजों से बुलाया जाता है। वही बात ब्रजेश जी, देखिए लगातार मैं इस बात को चर्चा में सुनता हूँ, और आप ऐसे प्रबुद्ध पत्रकार पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में या भारत में टेस्ट कम हुए इसलिए आंकड़े कम है, टेस्ट ज्यादा होंगे अमेरिका रूस इतने तो संख्या बढ़ जाएगी। आप ये देखिए रिकवरी रेट क्या है। आज उत्तर प्रदेश में 60% रिकवरी रेट है। आज आप देखिए कि मृत्यु दर दुनिया में सबसे लोएस्ट जो 3-4 देश है उसमें भारत है और उत्तर प्रदेश है। आप इन सकारात्मक पहलुओं को भी देखिए। अच्छा एक बात, ठीक है, एक पत्रकार के नाते जो चीजें ठीक नहीं है उसको ध्यान दिलाना कि कोई आपका दायित्व आप दिला रहे हैं, मैं इसकी तारीफ करूंगा। लेकिन जो सकारात्मक चीजें उनको भी आप सामने लाइए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा सवाल तो ले लो। आप कह दो कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से निकलिए, सब ठीक है। आप कह दीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है कहने में? देखिए, लेट्स एक्सेप्ट इट। कह दीजिए कि सब ठीक, ऑल वेल। देखिए ब्रजेश जी, ऑल वेल। कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमको टेस्ट करना है, हमको अपने को सुरक्षित रखना है। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा करनी है। अब मैं आपके दोस्त को इंट्रोड्यूस करता हूं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत आपका।
दुनिया भर में जो हालात हैं प्रोफेसर साहब, आप भी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, भारत और उत्तर प्रदेश के हालात भी देख रहे होंगे। जब हम वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है और हम लॉकडाउन के प्रतिबंध एक एक करके हटाते जा रहे हैं, खतरा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार को इस खतरे की फिक्र नहीं है। जी, सरकार ने जो अभी पहले तो जो आपके बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, मैं उसका साफ खंडन करना चाहूंगा। हवाई जहाज से उनका फैसिनेशन मुझे ज्यादा लगता है, तो इसलिए जब कोरोना वायरस जैसा गंभीर समस्या की बात हो रही है तब भी उनको याद आ रही है हीरो हीरोइन की। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इन्हें बंबई भेज देना चाहिए, वहां ज्यादा बेहतर रहेंगे। एनीवे, मैं उस बात का खंडन करना चाहता हूं। दूसरी बात उन्होंने कही आईसीएमआर की, कि आईसीएमआर जब ट्रूनेट का अप्रूवल देगा तभी खरीदी जा सकती है। 4 अप्रैल 2020 को आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया था। उस बात को आज 66 दिन बीत गए हैं। 66 दिन 67 दिनों में, जिसमें आपने 24 तारीख को वो लगाया था लॉकडाउन और 4 को अप्रूवल मिल चुका था। 10 दिन बाद उत्तर प्रदेश पहले जो टेस्ट 5-6 हजार कर रहा था प्रतिदिन, आज भी उत्तर प्रदेश के दिन ऐसे जा रहे हैं जहां 5-6 हजार ही टेस्ट हो रहे हैं। आज 4 लाख टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं। ब्रिजेश जी, अगर आप मैथमेटिक्स का इम्तिहान नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इकोनॉमेट्रिक्स में कोई पास हो रहा है या फेल हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस में पास परसेंटेज दिखाने का अगर आप ये निर्णय ले लो कि बिना इम्तिहान किए हम सबको पास कर देंगे, वो तो आपकी विशेषज्ञता रही है। नवीन भाई, पहले राउंड में, तो पहले राउंड में हम किसी को कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। पहला राउंड प्रतिबंधित है, हर आदमी अपनी बात कह ले। सेकंड राउंड में हिसाब किताब कर लेना। अभिषेक जी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, यही है। यस, गो अहेड। जी, उत्तर प्रदेश में आज जिस रेट पे टेस्टिंग बढ़ रही है, आप बताइए 1% पॉपुलेशन की आज तक हमने टेस्टिंग नहीं की, जबकि कई देश ऐसे हैं, आपने देशों का नाम लिया, आज 9 देश ऐसे हैं ब्रिजेश जी जो कि कोरोना वायरस में एंटर किए, उन्होंने इलाज किया, उन्होंने अपना जो कर्व था उसको फ्लैट किया और आज उसके बाहर आ गए। उन्होंने इकोनॉमी ओपन कर दी पूरी तरीके से। 9 देश है, उसमें हम और आप गिन सकते हैं उनको। तो उत्तर प्रदेश जिस लेवल पर रिस्पॉन्स करना चाहिए, हमारे आपके पास कौन से रिसोर्स की कमी है? हम लोग सरकार में इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ये हम बिल्कुल हर तरीके से सरकार के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में आज जिसकी सरकार है उनकी जिम्मेदारी है वो जो करे। समाजवादी पार्टी से जो मदद मांगेंगे, जहां कहेंगे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आपको तैयार मिलेगी। आप कार्यकर्ता कहिए, हम अपना कार्यकर्ता लगाएंगे, आप कहिए हम मेहनत करेंगे, हम चलेंगे। लेकिन टेस्ट तो कर दीजिए। आप टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आप कितने बेड्स की तैयारी करें? आज आप कह रहे हो 80-90 हजार 1 लाख बेड उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। आप दिल्ली जैसा शहर 1 लाख बेड की तैयारी कर रहा है जुलाई के एंड तक। आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डायरेक्टर कह रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में हो रहा है। भारत सरकार ने आज भी बयान दिया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। आपको सच्चाई का तो वो करिए, फेस टू फेस। एक्चुअली डिनायल मोड इज द बेस्ट पॉलिटिकल मोड। ऑल राइट, आराधना मिश्रा जी, मुझे इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस ब्रिजेश, इस केस में इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। ओके, ऑल राइट, आराधना जी, थैंक यू सो मच। देखिए, जब हम संक्रमण की तरफ बढ़ रहे हैं और संक्रमण का रूप गांव ग्रामीण तक पहुंच गया, हवाई जहाज से चलते हुए मेट्रो, मेट्रो से शहर, शहर से गांव, गांव से खेड़ा और पूर्वा तक पहुंच चुका है, तब नवीन भाई हमारे काबिल दोस्त बता रहे हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, मृत्यु दर भी कम है और लोग ठीक हो जा रहे हैं। ब्रिजेश जी, आपने इस कोविड-19 पर बहुत लंबे समय तक चर्चा करी है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसका नाम क्या है? कोविड-19। कोविड-20 नहीं है, कोविड-19 का मतलब कि 2019 में इस वायरस का आगाज़ हो गया था हिंदुस्तान के बाहर, वुहान। उसके बाद बहुत सारे ऐसे यूरोपीय और अमेरिका के देश थे जहाँ पे इसने दस्तक दे दी थी। अगर आपको याद हो, फरवरी में भी राहुल गांधी जी ने जनवरी 31 को जब पहला केस इस देश में आया था तो उन्होंने आगाह किया था प्रधानमंत्री जी को कि हमें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, पर उस वक़्त कोई बात उनकी नहीं सुनी गई। और मुझे दुख होता है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने उनका परिहास किया था। आपने एक जिक्र किया कि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, ये 3 ऐसे शहर हैं इस देश के जो पूरी तरह से प्रभावित हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। नमस्ते ट्रंप कब हुआ था? और नमस्ते ट्रंप में कौन से वो शहर थे
जहां पर 7,000 लोग नमस्ते ट्रंप के लिए, उनकी तैयारी के लिए अमेरिका से और विदेश से आए थे। वो शहर थे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और आगरा। ये वही शहर हैं जो आज पूरी तरह से कोरोना से सबसे ज़्यादा इस देश में प्रभावित हैं। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि अगर अतिथि देवो भव, बहुत अच्छी बात थी, एक राष्ट्राध्यक्ष आए तो उनका स्वागत था, पर जब दस्तक दे चुका था कोरोना हिंदुस्तान में, तो देश की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी थी या एक राष्ट्राध्यक्ष का ये भव्य स्वागत? आराधना जी, मैं समझना चाहता हूं कि जब हमें प्रधानमंत्री जी को लेना था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में रहना चाहिए, तब हम सारे सुरक्षा उपाय एक एक करके हटाते क्यों जा रहे हैं? अभी तो इन्होंने सब कुछ खोल दिया 8 तारीख के बाद से। आप बाजार चली जाएं तो आप डर जाएंगी, खौफ में आ जाएंगी। जिसको भी कोरोना की जानकारी है वो डरेगा, जिसको नहीं जानकारी है वो मनोरंजन करेगा। जो मैंने आपको ये बात बताई, इसलिए बताई कि इसमें इस देश की न सरकार का कोई रुचि थी, ना पहले थी और ना आज है। लॉकडाउन 22 मार्च को अचानक से प्रधानमंत्री जी आते हैं और वो कहते हैं कि हम एक ट्रायल कर रहे हैं 24 घंटे का, और 24 मार्च को लॉकडाउन 8 बजे आते हैं और घोषित कर देते हैं कि लॉकडाउन आज से जारी है। उस वक्त संख्या क्या थी कोरोना की? 551 मरीज थे कुल देश में और 10 डेथ्स हुई थी। आज लॉकडाउन 5 के बाद हम कहां खड़े हैं? 2,77,000 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और 7,500 से ज्यादा। और मैं आपको बता रहा हूं, आज बुधवार है ना, शुक्रवार की दोपहर तक आप ब्रिटेन से आगे होंगे। शुक्रवार दोपहर आप ब्रिटेन को पार करके टॉप 4 में आ जाएंगे। बिल्कुल। ऑलराइट, मेरे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी आ चुके हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के। एक चीज ब्रजेश जी, एक चीज और मैं जोड़ना चाहती हूँ। एक बात, ये एक मशीन की बात की गई जिसकी टेस्टिंग की जा रही है और आ गई है तो 16 टेस्ट एक साथ हो जाएंगे। लॉकडाउन क्यों किया गया था? तैयारी करने के लिए किया गया था ना। तो ये मशीन अब क्यों आ रही है 5 लॉकडाउन के बाद? ये तो पहले लॉकडाउन के बाद आ जानी चाहिए थी। तो सरकार ने मैडम जिसको खरीदना था उसका प्रमोशन ड्यू था बेचारे का, उत्तर प्रदेश की आपने प्रमोट कर दिया, उसने मंजूरी दे दी, बात बराबर। ये कितना दुखद है। आज हमारे देश के हजारों लोगों और इस पैनल में बैठे कम से कम 4 लोगों को ये बात पता है जो मैं कह रहा हूँ, समाप्त कर दी, लेकिन मेरी बात नहीं सुनना चाहते ना ये लोग। ऑलराइट, डॉक्टर नरेंद्र, ओके, डॉक्टर नरेंद्र सैनी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। दिल्ली के हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं डॉक्टर साहब, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वहाँ के मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये बात कही है कि जुलाई में ये 5 लाख तक जा सकता है। तो दिल्ली जैसे शहर में अगर हालात ऐसे हैं तो ये बेहद चिंता का विषय है। आप क्या महसूस करते हैं और जनता को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, चिंता का विषय है, क्योंकि आज यदि मैं दिल्ली के आंकड़े देखूं तो हमारे पास 31,000 के लगभग हमारे पास मरीज हैं और 12 या 13 दिन के अंदर ये दुगने हो रहे हैं। तो यदि इस तरीके से देखें तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन है कि 5 लाख से अधिक सिर्फ दिल्ली में होंगे। तो हमारे यदि पूरे भारतवर्ष में देखें तो कितने हो जाएंगे अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। आज की तारीख में 2.76 लाख हमारे पास मरीज है पूरे भारतवर्ष में। और कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जैसे मैं इसमें आपका ब्रिजेश जी यूपी का नाम भी लूंगा, जो टेस्ट ही नहीं कर रहे इतने ज्यादा जो होने चाहिए। यदि आप टेस्ट भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? एक उदाहरण जो अभी अभी हमारे सामने आया है वो न्यूजीलैंड का। आप देखिए, न्यूजीलैंड ने आज 19 दिन से वहां पे एक भी केस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भी लॉकडाउन किया। नहीं चाहते तो आप हमें जबरदस्ती नहीं सिखा सकते ना। तरीके से हमने कसम खाई है कि हम दूसरों से नहीं सीखेंगे। टेस्टिंग की हम लोग विश्व गुरु हैं, आप हमें दूसरों से सीखने की बात कहते हैं। क्या बात कर दी आपने? नहीं, बट टेस्टिंग नहीं। अरे आप विश्व गुरु हैं, आप कैसे सीख लेंगे न्यूजीलैंड से? यदि हम छोटे नहीं हो जाएंगे आप? दूसरों के जो
सर तो आप अपने आप सीख लीजिए सर, फिर हमारे यहां पर जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे ही सीख लीजिए, दिल्ली से सीख लीजिए, दूसरे प्रदेशों से सीख लीजिए, आप केरला से सीख लीजिए कि जो केरला ने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया तो कैसे किया, अपने ही प्रदेशों से कर लीजिए। आप टेस्ट नहीं करेंगे और फिर कहेंगे कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो कैसे मान लें कि आपके यहाँ सब बिल्कुल सब ठीक है? जब इस तरीके से केस बढ़ेंगे तो हालात इतने खराब हो जाएंगे कि आप हमारे पास जगह ही नहीं कोरोना हो रहा है, हमारे 60% घरों लोग में ठीक जगह हो नहीं जा रहेगी रहे कि हैं। हम कहां पे मरीजों को कोरोना हो रहा है, रखें। 60% लोग ठीक हो जा रहे हैं। टेस्टिंग जो बार बार कहा गया। डॉक्टर साहब कोरोना हो रहा है, 60% लोग ठीक हो जा रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे हैं कि जर्मनी में 90% ठीक हो चुके हैं, चाइना में 92% लोग ठीक हो चुके हैं। ये बात हमारे काबिल दोस्त नहीं बताएंगे। कितने खराब होंगे सर? पॉपुलेशन तो देखिए हमारी कितने करोड़ है, 100 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं। मैं यदि आपके 60% लोग ठीक भी लेता हूं तो मेरे जो 40 करोड़ जो बच्चे, जो लोग मेरे साथी रह गए जिनको बीमारी हो जाएगी, वो क्या होगा? और उनमें से आप सोचिए 5% लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तो कितने आप देखिए हमने कितने लोगों को बचा लिया। हम विश्व गुरु होने का तमका लेना चाहते हैं या लोगों से सीखना चाहते हैं कि हम क्या करें? मुझे बड़ा दुख होता है एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, हम बार बार कहते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाइए, अपने बेड्स की सुविधाएं ठीक करिए, वो किया ही नहीं जाता। सिर्फ ब्लेम गेम और ब्लेम गेम होता चला जाता है, व्हिच इज वेरी बैड। डॉक्टर सैनी, नवीन जी इज वेरी मच क्लियर। ओके, देखिए भारत बड़ा इंटरेस्टिंग देश है जी। यहाँ कोरोना वायरस का इलाज कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। यहाँ कोरोना वायरस का इलाज कौन कर रहा है? सीनियर ब्यूरोक्रेट। यहाँ कोरोना वायरस का इलाज कौन कर रहा है? दरोगा जी। आप लोग तो अभी पीछे हो, दूर हो। सर ब्रजेश जी, सर मैं एक सेकंड भाई, नवीन जी सब्र करो। ब्रजेश जी, मैं बिल्कुल आपने सही कहा, हमें फूलों की बौछार नहीं चाहिए, हमें फूलों की बौछार नहीं चाहिए सर, हमें फूलों की बौछार नहीं चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें बेड्स चाहिए, आप दीजिए और हमें टेस्टिंग फैसिलिटी दीजिए, हम दिखाएंगे इसको रोककर। ये मेडिकल प्रोफेशन आपको वचन देता है कि हम अपना तन मन धन लगा देंगे इस चीज को रोकने के लिए, लेकिन हमें को माला पहनाया जाता है, इससे खुश नहीं है। पॉलिटिक्स इस समय आपको माल्यार्पण हो, आपका सम्मान किया जाए, पार्टी हो, आपको माला फूल पहनाया जाए सर, हमें मालाएं नहीं चाहिए। नहीं सर, एक सेकंड भाई, नवीन जी, वो सम्मान नहीं चाहिए। ओके सर, मेरे लिए सम्मान क्या है? मेरे लिए सम्मान है कि जो एक, मेरे लिए सम्मान की बात होगी जो मेरा हर एक व्यक्ति जो हिंदुस्तानी है वो बच जाए, मेरे लिए वो सम्मान की बात है। मुझे फूलों का सम्मान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डॉक्टर यादव लेने फिर आ जाऊंगा। आप तसल्ली जवाब देना, पूरा टाइम है और मैं भरोसा देता हूं। एक मुझे बोलने दीजिए। है, आप सोचिए डॉक्टर यादव को स्क्रीन पे लाया जाए। कॉन्फिडेंस और मोरल देखिए। जो मेरा हेल्थ केयर वर्कर यदि बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल का उस हॉस्पिटल को बेड नहीं मिलता सर, मेरे हेल्थ केयर वर्कर को, उसका बताइए उसका मोरल क्या रहेगा? ओके, कैसे वो ठीक करने की कोशिश करेगा? जब उसको बीमारी हो जाए, वो अपना तन मन से काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन जब वो बीमार हो जाता है वो भटक रहा है। अरे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया तो ऐसी प्लीज क्या और दे दें आपको भाई, क्या और चीजें दीजिए, उन लोगों को सुविधाएं दीजिए। दिया तो फूल बरसाया नहीं चाहिए सर, हमें फूल नहीं चाहिए सर, हमें बेड्स चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए। ओके, ऑल राइट सर, मुझे नहीं मेरे चाहिए साथ डॉक्टर एसएनएस यादव हैं, ये लखनऊ के फॉर्मर चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। ओके डॉक्टर सैनी, डॉक्टर यादव मेरे साथ हैं। आज इनके साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ बहनों भाइयों, आप सबको मैं बता दूं फिर इनसे सवाल करूं। इनको टहलने की है आदत। आज सुबह ये पार्क पहुंचे मास्क वास्क लगा के, पूरा इक्विप्ड होके। तो जब ये पार्क पहुंचे तो इन्होंने पार्क का नज़ारा देखा, तो वहाँ जितने लोग टहल रहे थे 90% के चेहरे पे मास्क नहीं था। तो डॉक्टर साहब इतने भयभीत हुए कि पार्क से भाग आए और आप वॉक नहीं किए, घर पे ही टहलते रहे। फिर इन्होंने 11 बजे मुझे फ़ोन किया और कहा आज तो बड़ी विपत्ति का दिन था मेरे लिए। क्या हुआ था डॉक्टर साहब, आप जरा बताओ सबको। देखिए, मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हम लोग जो देख रहे हैं कि अनलॉक 1 क्या हो गया, जैसे कि पूरा कंट्री न्यूजीलैंड से बढ़िया कोरोना फ्री हो गया। कोई भी पढ़े लिखे लोग और जो वाले हैं, ठेले वाले हैं, टहलने वाले हैं, बिना मास्क लगाए भीड़ में जा रहे हैं लोग। ये क्या नज़ारा है बताइए? कहाँ इस देश को लेके जाएंगे जब कोरोना की स्थिति इतनी भयंकर होती जा रही है। हम इंग्लैंड और स्पेन को 2 दिन बाद शुक्रवार की दोपहर तक क्रॉस करने वाले हैं और मृत्यु दर भी बढ़ेगी। अभी आप जो खुश है कि हम 3% से नीचे हैं, ये मृत्यु दर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे मृत्यु दर बढ़ती है। तो हमको देश को बचाना है। आज जो
सरकार ने कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि एक गजट नोटिफिकेशन हुआ जिसमें कि बिना मास्क का पहली बार 100 रुपया, उसके बाद सब्सिक्वेंट 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोई इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, न सड़कों पर न अस्पतालों में तो खैर हम लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं कि मास्क पहन करके आओ, लेकिन जो सड़क पर है, जो ड्राइविंग के समय है, मोटरसाइकिल वाले हैं, पार्क में टहलने वाले हैं, दुकानदार हैं, इतनी लापरवाही क्यों, कारण क्या है? ऑटो वाले, आप मुझे बताओ, ये एटीट्यूड क्यों ऐसा चेंज हो गया? बैठे हुए ये किस प्रकार का एटीट्यूड है लोगों का? क्या हम तभी डरेंगे जब हमको प्रधानमंत्री आके कहेंगे? क्या हम तभी डरेंगे जब चीफ मिनिस्टर आके कहेंगे? क्या हम तभी डरेंगे जब मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी हमें डराएंगी? एक जनता के नाते हमारी समझ बुद्धि कहाँ चली गई है? ये जनता, हमको लगता है कि बार बार अपील करने के बाद जब इनको पुलिस लगेगी, जुर्माना लगेगा, सबको किया जाएगा, तब ये कहेगा। फर्स्ट लॉकडाउन था, उस समय बहुत कम केस थे, तब तो मतलब ये लाठी की भाषा समझते हैं कि हर नाके पे पुलिस लाठी लेके खड़ी है। अब लग तो यही रहा है। देखिए, आप कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, रादर कुछ जगहों पर हो भी गया है, भले गवर्नमेंट माने या न माने। डॉक्टर साहब, सॉरी, ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। हमने अपनी सहूलियत के लिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन की भारत में परिभाषा बदल ली है, बदल दिया, ठीक है, लेकिन अब तो ये वो वाली बात हुई कि अगर चाकू मार देंगे तो हत्या नहीं है, गोली मार देंगे तो हत्या है, उस टाइप की परिभाषा हम बदल लेते हैं। अब तो ये समय है कि हम सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में मैक्सिमम टेस्ट करें, ट्रीट करें, भर्ती करें और ट्रीट करें। अब ये समय आ गया है। तो आप टहले पार्क में कि फिर निकल आए, क्या किए आप? मैं तो निकल आया और फिर आपको फोन किया, और हमने कुछ अपने दोस्त जो अधिकारी हैं लखनऊ की प्रशासनिक पद पर, उनको भी बताया कि थोड़ा सा आप लोग देखिए, नहीं तो पूरा प्रदेश बिगड़ता जा रहा है। आपके मित्र वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप भी बता रहे थे कि आज आप जब वॉक करने गए थे शाम को तो भी यही नज़ारा था। तो ये जनता समझना क्यों नहीं चाहती? ये तभी क्यों डरते हैं जब दरोगा जी लाठी लेकर बुलेट पे बैठ के इनको दो लाठी मारे, तभी समझ में आती है बात। देखिए, कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से कोरोना से भारत मुकाबला कर रहा है और आत्मनिर्भर होकर मुकाबला कर रहा है प्रत्येक आदमी, उससे जो है लोगों में हिम्मत आई है, क्योंकि सरकार के पास बहुत कुछ है नहीं। अगर कोरोना कोई जीवित इंसान होता तो यकीन मानिए यहाँ जिस प्रकार का तमाशा और मनोरंजन उसका हुआ है, निश्चित कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेता। ब्रजेश जी, देखिए, पता है आपको, बलरामपुर में बीजेपी के एक नेता ने रिवॉल्वर निकाला, 2 फायर मारा, कोरोना पे बच गया। हालांकि नेता पर FIR हो गई। बोलिए वीरेंद्र जी। देखिए, हमारे यहाँ इस देश में वातावरण ऐसा है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी मजबूत है, लोग बीमारियों का सामना हिम्मत से करते हैं, अपनी ताकत से करते हैं। भगवान के भरोसे ये देश चल रहा है। अगर कोई ये दावा करे कि हम इस देश को चला रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, तो शायद ये कोई बात ज़्यादातर लोग मानेंगे नहीं। देखिए, 2,80,000 के लगभग हमारे यहाँ मरीज हैं और मौत हुई है 7,500। तो जब पूरी दुनिया में 72 लाख के करीब लोग हैं और 4 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, तो भारत का औसत बहुत अच्छा है। भारत के लोगों की हिम्मत और इम्यूनिटी अच्छी है। तो ये ज़रूर है कि हमको चिंता करनी चाहिए। घबराने की बात ब्रजेश जी ज़्यादा मुझे लगती कि है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज हम 300 मौतों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 3 महीना में 300 आदमी उत्तर प्रदेश में मरे हैं। जिस लखनऊ में अकेले रोज़ 300 आदमी मरते थे, वहाँ पर बहुत कम संख्या है। तो कहीं ना कहीं बीमारी से हम लोग लड़ रहे हैं। अब ये बताइए आप कि पाकिस्तान में ज़्यादा मर गए, भारत इस बात पे खुश हो। लेकिन आप कहते हैं कि हमारे यहाँ देखिए परसंताप का सारा खेल है कि पड़ोसी के यहाँ बच्चा मर जाए, भैंस मर जाए, हमारे यहाँ खुशी होगी। तो हमारे यहाँ तो भारत देश इसी पे चल रहा है। अच्छा, आप देखो ये कि हमारे अमेरिका में अगर लोगों घरों में लाइट जाती है तो सीधे पावर हाउस को फ़ोन करते हैं, और जापान में अगर लाइट जाती है तो अपने अपने घर का वो सब फ्यूज चेक करते हैं। और भारत में अगर लाइट जाती है ब्रजेश जी, तो पहले निकल के देखत पड़ोसी गई बा कि नहीं गई बा, और अगर चली गई है तो कहिए ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, बैठो भी आएगी आराम से। तो जब सब मास्क खोल के घूम रहे हैं,
तो वो हर आदमी सोचता हम क्यों लगाओ जब ये नहीं लगाए हैं। अरे बेचारे 38 साल मेडिकल प्रोफेशन में रहे हैं, डॉक्टरी किए, इनको पता है कि वायरस कितना खतरनाक है, तो ये डरे हुए हैं। जिन्हें नहीं पता वो मनोरंजन कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, भारत इनकी में प्रॉब्लम ये है कि इनको कोरोना के बारे में पता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है भारत एक अकेला ऐसा देश है ब्रजेश जी कि अगर कोई महिला बहुत सीधी सादी है तो गांव में उसे कहते हैं एकदम गाय है गाय, और कोई आदमी बहुत सीधा साधा है तो उसे गधा, उसे कहेंगे ये गधा है। तो हमारे यहाँ चिकित्सक की सलाह माने जरूरी। यहाँ तो खुद डॉक्टर है, सब डॉक्टर को पागल कर दे उल्टा सलाह दे के, तो ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ओके, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी, फिर ब्रेक लिया जाए। अच्छा, डॉक्टर भी गजब के ब्रजेश जी। हाँ, एक एक्सीडेंट हुआ, मरीज को लेके लोग अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने इलाज किया, मर गया। बाहर निकले, बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ? कहीं यार ये तुम लोगों ने देर कर दिया, अगर 1 घंटा पहले इस मरीज को ले आते तो इसकी जान बच जाती। तो जो लेके गया था उसने कहा अरे डॉक्टर साहब, जब 20 मिनट पहले ही एक्सीडेंट हुआ तो हम 1 घंटा पहले इसको कहाँ से ले आते। तो हमारे यहाँ भी डॉक्टर सब चमत्कारी हैं एक से एक। लेकिन आज इस बात की बहुत मुझे खुशी है कि अभिषेक मिश्रा जी बैठे हुए हैं डिबेट में। अच्छे नेताओं में इनकी गिनती होती है लखनऊ में। अपने काम से, अपनी भाषा से, अपने आचरण से राजनीति में इन्होंने तमाम नए प्रतिमान स्थापित किए। मोना जी भी हैं, और हम इन सब हमारे जो साथी लोग डिबेट में आते हैं, अपने विचार रखते हैं, इनका सम्मान करता हूं मैं। नवीन जी से कुछ गुस्सा हो गया? नवीन जी के पार्टी ऐसी है ब्रजेश जी कि आजकल अगर रैली उसी दल की बढ़िया होती है जिसमें बढ़िया चाय मिले, गरम पोहा मिले और 500 नगद मिले, तो कम से कम वहां पर भीड़ जुटती है। लेकिन जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया तो इस पर ये मामला थोड़ा कमजोर पड़ गया है रैली वाला। ओके, ठीक है, कंक्लूड करें। और नवीन जी से तो हमारा वैसे पुरानी दोस्ती आती जाती रहेगी। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि गांव का बड़ा महत्व है। आप कहते हैं कम्युनिटी में फैल गया है कोरोना, लेकिन ये गांव कितने लोगों का आज पेट भर रहा है जो 25 लाख 30 लाख लोग शहर से लौट कर आए। अगर आज गांव में घर ना होता तो कहाँ जाते? शहर में तो मर जाते, कोई पूछता नहीं, लाश भी जो है फेंक आते लावारिस में, क्योंकि आखिरी में देखने को नहीं मिलता है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, जो साहित्य दे रहा हूं, कि यूं पुरखों की जमीन बेचकर न जाया करो, और कब छोड़ना पड़े शहर इसलिए गांव में भी एक घर बनाया करो। वाह। और साहित्यकार के लिए ब्रजेश जी सच बोलना भी जरूरी है। सरकार चाहे जो आंकड़ा दे, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि किस बात की पर्देदारी है। 100 झूठ पे एक सच भारी है, और हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। अच्छा, डॉक्टर सैनी कह रहे थे कि फूल नहीं चाहिए हेलीकॉप्टर वाला, पीपी किट मांग रहे हैं। और ये थाली और ये जो मोमबत्ती और घंटा, ये सब कहाँ? ये भी नहीं चाहिए अब। नहीं। ओके, ऑल राइट। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद इस दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स, स्पोक्स पर्सन, विशेषज्ञ इस डिबेट में हैं। इस डिबेट में हम समझेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर हमें किस प्रकार की सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता है और सरकारें क्या कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 321 मौतें हो चुकी हैं, और अकेले पिछले 24 घंटे में अब तक जो हमारे पास 3 बजे तक की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि आज दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में 20 मौतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं कोरोना वायरस के चलते। यानी मरने वालों का आंकड़ा एक दिन में 20 होना, ये आश्चर्यजनक है, ये चिंताजनक है, ये डराने वाला है, ये खौफनाक है। मैं बार बार सरकारों से कहता हूँ कि इस बात पर विचार करें कि क्या हम जो अनलॉक हो रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या ये सही समय है। दूसरा, दुनिया का तमाम मुल्क, मैं पहले भी बताया कि तकरीबन 5 अरब आबादी दुनिया की, और तकरीबन 150 मुल्क लॉकडाउन में रहे।
लॉकडाउन से बाहर आने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। जितना जटिल लॉकडाउन में जाना होता है उससे ज़्यादा जटिल होता है लॉकडाउन से बाहर आना। दुनिया ने इसका एक मैकेनिज्म खोज रखा है जिसका अधिकांश देशों ने पालन किया। वो ये डेटा देखते हैं कि कब उनके यहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो रहा है, कब उसकी रफ्तार नीचे आ रही है, कब उसका ग्राफ नीचे आ रहा है, कब मृत्यु दर कम हो रही है और कब रोजाना मिलने वाले केसेस में कमी आ रही है। ये 3 आधार है। पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की इस पर राय ली जाती है और फिर तब सरकारें तय करती हैं कि उन्हें फेज वाइज लॉकडाउन से बाहर कैसे आना। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP है जो दुनिया के 150 मुल्कों ने फॉलो किया। लेकिन भारत एक इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके यहाँ जब कोरोना वायरस का संक्रमण विस्फोटक हालात में बढ़ रहा है तो हम लॉकडाउन खोल रहे हैं, हम तमाम चीज़ों को ओपन कर दे रहे हैं। क्या ये सही समय है कि हम लॉकडाउन ओपन करें? लोगों की ज़िंदगी बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है या काम धंधा चलता रहे, सरकारों पर किसी किस्म का दबाव ना आए, किसी किस्म का आर्थिक समस्या ना हो, इस कारण हमें सब खोल देना चाहिए? नवीन जी काफ़ी देर से इस बात का जवाब देना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। यस, गो अहेड। ब्रजेश जी, देखिए अभी मैंने अभिषेक जी, आराधना जी, डॉक्टर साहब सबकी बातें सुनी। मैं थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सबका जो है, अभिषेक जी ने बात की कि हवाई जहाज़ की बात की इन्होंने। निश्चित रूप से अभिषेक जी आप बहुत समझदार हैं। बैलगाड़ी से शुरू होकर साइकिल से सफ़र होते हुए समाजवादियों का हवाई जहाज़ का सफ़र हम नहीं कर सकते हैं। आराधना जी ने तो मुंबई, ट्रंप और ये सारी कहानी एक इस प्रकार से है जैसे कि इस देश में कोरोना आने का पूरे उत्तरदायी ट्रंप हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप उत्तरदायी हैं या नहीं है, लेकिन ट्रंप का यात्रा का विरोध करने वाले, चूंकि ट्रंप दुनिया में इकलौते ऐसे शासक हैं जिसने कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए एक कांग्रेस नेत्री होने के नाते इनको इस बात को कहना चाहिए। शासक नहीं ब्रजेश जी, आप शासक का मतलब समझते हैं? नहीं, सुन लीजिए जरा, रूलर, प्लीज सुन लीजिए। शासक, इन्होंने एक शब्द कहा। नो, पहले एक्सप्लेनेशन दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय शासक? शासक का मतलब क्या है? इन्होंने ये कहा कि ट्रंप, इन्होंने जो कहानी बताई कि ट्रंप आए, मुंबई गए, अहमदाबाद गए, दिल्ली गए, स्टोरी टेलर, और इसके वजह से हाँ एक स्टोरी बताई इन्होंने। एमएलए हैं, तो कांग्रेस की लीडर हैं, सुन लीजिए, कोई कहानीकार नहीं है। सुन लीजिए, स्टोरी के पीछे सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो तुष्टिकरण की वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती आई है, उस वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए ट्रंप को आरोपी बनाना, यह इनकी नीति है। इस कोरोना आपदा में भी ये लोग अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को नहीं छोड़ सकती हैं, यह इनकी राजनीति है। आप ये नहीं बताएंगे कि आप 55 साल सरकार में रही और आपने जब कोरोना संकट आया देश में तो देश में सिर्फ एक, ब्रजेश जी पूछ लीजिए इनसे कि सिर्फ पुणे में एक लैब थी जो कोरोना टेस्ट कर सकती थी, आज देश में 600 लैब है जो कोरोना टेस्ट कर रही है। अपनी जिम्मेदारी नहीं बताएंगी और इस आपदा में भी राजनीतिक तुष्टिकरण का कार्ड खेलेंगी। यह मोना जी के पार्टी का चरित्र है। और रही बात डॉक्टर साहब की, डॉक्टर सैनी साहब कह रहे थे कि साहब हमें फूलों का सम्मान नहीं चाहिए, हमें उपकरण चाहिए, हमें ऑपरेटर चाहिए। तो मैं डॉक्टर सैनी साहब से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जो भी संसाधन उपलब्ध थे उसमें हमारी सरकार ने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। आप सम्मान नहीं लेना चाहते आप मत लीजिए, लेकिन आप डॉक्टर इस नाते कह रहा हूँ, बहुत कटु सत्य कह रहा हूँ, एक डॉक्टर का जो कर्तव्य होता है सेवा भाव। अभी जो एक गर्भवती महिला 5 अस्पतालों में गई और कहीं भर्ती नहीं किया गया, वह डॉक्टरों की सेवा भाव नहीं था। जो डॉक्टर सेवा भाव से कर रहे हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, लेकिन दूसरे की तरफ उंगली उठाने के पहले अपना भी देखना चाहिए। नंबर 1, और ब्रजेश जी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप हमेशा निगेटिव खबर बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कितनी संख्या में किसी को बताया कि लॉकडाउन खुलने के बाद उत्तर प्रदेश में और देश में रिकवरी रेट जो 50% से कम थी आज वो 60% हो गई। इन्होंने जो कहा मैं उसका उत्तर देना आपके पास डेटा ही गलत है, आपके पास गलत जानकारी है, आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे देश में कर रहे हैं विजय जी, आज इस देश में संक्रमित लोगों की संख्या घट के 11,000 से 8,500 पे आ गई। एक सेकंड से मैडम प्लीज, मैं इन सबसे निवेदन करता हूँ, एक सेकंड ओके। और आप लोगों के जो सारे आंकड़े हैं, ये संख्या बढ़ रही है, लॉकडाउन नहीं खोलना चाहता। एक सेकंड ब्रजेश जी सुन लीजिए, अरे मेरे दोस्त खोलने का निर्णय सुनिए, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिया था, सारे राज्यों की सरकारें, सारे राज्यों के प्रमुख सचिव विशेषज्ञों से राय लेके तब हमने खोला था। आप सुनिए, आपने कहा कि भारत में 60% लोग रिकवरी रेट है, आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं।
कतई नहीं। आप देख लीजिए, भारत उत्तर प्रदेश की सुन तो बात लीजिए की पहले, मैंने अब आप फिर कहोगे लखनऊ, ब्रजेश जी। लखनऊ के बाद कहोगे उत्तर प्रदेश में 60% है, माय डियर भारत में फ्रेंड, 50% ऊपर हो गई है ना, ऐसा क्या? ब्रजेश जी, भारत में 50% हैप्पीएस्ट पर्सन। एक सेकंड, आज के आंकड़े तसल्ली मैडम आप भी, आज भारत में आराधना जी प्लीज, 50% ऊपर है। आज का इतना देख क्यों लीजिए। बौखलाए हुए हो? कोई आज मैं का थोड़ी कह रहा हूँ आप कोरोना लेके आए हो। जी आप देख लीजिए आज का रेट ना, सुन तो लो मेरी बात, आपके पास आंकड़े, एक तसल्ली सुन तो लो, एक सेकंड सुनो तो सही ना, सुनो तो सही। टोटल मरीज कितने हैं पता है पूरे देश भर में? 2,77,000 जो ऑफिशियल फिगर है। भारत सरकार का डेटा बताता है कि 1,28,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 1,35,000 1,28,000 भारत, चलो 1,35,000 कर दें, 1,35,000 ओके। और टोटल कितने हैं? 2,77,000, 1,38,000। तो रिकवरी रेट कितना आएगा भाई साहब? आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? रिकवरी रेट 48% आ रहा है। आप बताओ, मैं या तो दूसरे स्कूल में पढ़ाई करूं जाके, दूसरी वाली मैथमेटिक्स पढ़ूं जो आप पढ़ाते हो, जिनकी मृत्यु उनको माइनस करके, जिनको पढ़ाते हो, या तो वो वाली पढ़ूं, आप या तो मैं जो 2,77,000 में 7,500 मृत्यु, 2,70,000 मेरे प्यारे दोस्त, 1,35,000 50% होता है कि नहीं होता है? मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है। से पूछ लीजिए, मैं सुन लो पहले, इतना क्यों उतार? 2 लाख ओके, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, 583। ओके जस्ट सेकंड, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, ये हर बार डिनायल मॉडल क्यों है? हम ये एक्सेप्ट करें कि यस ये प्रॉब्लम है और सब लोग मिलकर कोरोना वायरस को हटाएं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोरोना वायरस कोई बीजेपी को परेशान करने आया है। एक सेकंड रुक जाओ, ये आशावादी देश है। ओके, आप लगातार गिलास खाली मत बताइए, गिलास आधी भरी है ये भी बताइए। अच्छा, जो हम अच्छा कर रहे हैं उसको भी बताइए। एक सेकंड रुको, तो ऐसे उतावले क्यों हो रहे हो? अच्छा नहीं लगता। सुनो तो, 21 तारीख को आपने कहा था, 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने आके क्या कहा था? अगर मैं आपको चला दूंगा तो शायद आपके पास शब्द नहीं होंगे, बट मैं आपको एम्बैरस नहीं करना चाहता। प्रोफेसर मिश्रा गो है प्लीज। देखिए 2,80,000 केसेस अभी शाम को 7:30 बजे का जो डेटा है भारत सरकार का, उसके हिसाब से 2,80,000 केसेस हैं और ब्रजेश अबाउट 48% जो भारत सरकार का रिपोर्टेड रिकवरी रेट है, जो भारत सरकार खुद अपनी वेबसाइट पे कह रही है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जो हमारे बीजेपी के साथी हैं वो जाकर के देख लें। दो चीजों से इनको निकलना होगा। एक जो ये माइंडसेट शासक वाला है, इनको ये समझना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कोई शासक नहीं है, ना अमेरिका में कोई शासक है। ये जो शासक वाला माइंडसेट है, अपनी सोच में शुचिता लाएं और इस सोच से बाहर निकलिए। और दूसरा, डॉक्टरों को धमकाना बंद करिए। अभी ये टीवी पे बैठ करके सामने डॉक्टर साहब बैठे उनको धमका रहे। आपने उदाहरण दिया कि महिला 5 अस्पताल गई, उसको डॉक्टर ने कहा, आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन 5 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई और कब कराएगी, कब उनके खिलाफ जवाब देंगे, कार्रवाई भी करेंगे। आप अच्छाई की बात करते हैं। हम मत लेना राय इनसे, बिल्कुल इनसे राय मत लेना, इनसे बिल्कुल राय मत लेना। हमने जांच तुरंत तत्काल मत लेना इनसे राय। मैंने डॉक्टर साहब को सिर्फ आईना दिखाया कि आप सम्मान मत लीजिए, लेकिन आपका जो कर्तव्य, अच्छा देखो, इन्हीं डॉक्टर पर फूल बरसा रहे थे, आज इन्हीं को गाली गलौज कर रहे हो। मत करो ऐसा। लेकिन आपने सेवा भाव का बीड़ा उठाया, आप अपने कर्तव्यों का। ओके, एक सेकंड सब लोग रुकिए प्लीज। ओके 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 ओके, ऑल राइट, डॉक्टर सैनी को है। एक सेकंड, नवीन जी प्लीज, नवीन जी प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। ओके, डॉक्टर सैनी आपके आरोप का जवाब देंगे। डॉक्टर सैनी को है। डॉक्टर, मैं दोबारा अपनी बात दोहराना चाहूंगा। मैंने एज ए डॉक्टर, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बताना चाहता हूं, एज ए डॉक्टर मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूं कि मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था कि डॉक्टर को अपने काम करने की सुविधाएं दीजिए, प्लीज हमारे को दीजिए, बेड दीजिए, हमारे को इक्विपमेंट दीजिए। जो आप हमें सम्मान दे रहे हैं, हम उसका बहुत अच्छे तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक ही चीज कहा कि आप डॉक्टर्स को प्लीज बेड दीजिए, इक्विपमेंट दीजिए, उनको काम करने की सुविधाएं दीजिए। मैं नहीं चाहूंगा, मैं डॉक्टर और मेरे सारे साथियों ने एक ही शपथ दी थी कि हम चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में, तभी मैं इंडिया में हूं और हमारे बड़े सारे डॉक्टर्स इंडिया में क्यों हैं, बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हर एक देशवासी उसको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, जिसके लिए मैं अपना तन मन और हमारे सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। प्लीज इस बात को पॉलिटिसाइज मत करिए। जो मैंने कहा, मैं इसको सिर्फ दोबारा बात करना चाहूंगा कि हम इस कोरोना की घड़ी में
हम सब मिलकर काम करें और हर डॉक्टर बिल्कुल काम करेगा। जो महिला आपकी बात करें, हम उसके ऊपर भी तह में जाएंगे कि क्या उसको सुविधाएं नहीं थी वहां पर। ओके डॉक्टर सैनी, उस हॉस्पिटल में जिसकी वजह से उसको उधर जाना पड़ा ताकि दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर सैनी, हम चाहते हैं कि डॉक्टर सैनी मुझे पूरा एक बात पूरी करनी दीजिए। हम चाहेंगे कि पूरा हॉस्पिटल, हर जिले में ऐसा एक हॉस्पिटल हो जहां पर सारी सुविधाएं हो, ताकि किसी एक भी आदमी को इधर से उधर नहीं भटकना पड़े। और इस बात की हम पूरी ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा नहीं हो, लेकिन सरकार को सुविधाएं देनी पड़ेगी। ओके डॉक्टर साहब, नवीन भाई प्लीज, नवीन भाई अब मेरे बीच में बताओ। हमारी सरकार, नवीन भाई प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नवीन भाई प्लीज। नो, आराधना जी की पार्टी सरकार, आप एक सेकंड शांत रहो। 12 मेडिकल कॉलेज, ओके आज हमने 9 मेडिकल शांत रहो, एक मिनट सवाल करने दो ना उनसे। डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ेगी आपकी, तब तक हम सुविधाएं। अरे ये दिल्ली में बैठे हैं आप, लगातार वो सारे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जब तक आप चुप थे तो आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, अब आप बोलने लगे हो तो आपको गाली दे रहे हैं। जानकारी के लिए ये आप समझो, ये आपको समझना है डॉक्टर सैनी। 2017 में हमारी सरकार चुप थे, फूल गिराया, अब सामान मांग रहे हो, गाली खा रहे हो। 21 मेडिकल कॉलेज, अब 13 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। सर अरे मत डांटो, बेचारे डॉक्टर हैं भाई, डॉक्टर को मत डांटिए। का सम्मान कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमें इतना आदर सम्मान दिया। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, यदि हमने कोरोना की डेथ को कम करना है, हमें कोरोना के डेथ को कम करना है, हमें कोरोना के पेशेंट को बचाना है, पूछा जाना चाहिए। सिर्फ रहेगा कि हम डॉक्टर यादव, ओके डॉक्टर यादव, उनके लिए प्रिकॉशन की आवश्यकता है। कांग्रेस को डॉक्टर एस यादव प्लीज गो अहेड। ओके डॉक्टर यादव गो अहेड। देखिए ब्रिजेश जी, सबकी बात सुन करके तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि स्थिति बड़ी भयावह है। अब मृत्यु बड़ी भयानक होती है, मृत्यु दर को कम करना है किसी भी हालत में। हमारा ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि जो 3 महामंत्र हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, पहला ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और मास्क का लगाना, ये 3 महामंत्र तो सबको प्रचार करिए। और ये जो जितने अस्पताल हैं उसमें कोविड के मरीज कोविड किया जा रहा है, नॉन कोविड के मरीज मैं सरकार से कह रहा हूँ कि नेग्लेक्ट हो रहे हैं, उनका भी ध्यान दिया जाए। नॉन कोविड के मरीजों का इलाज हो। अभी आपने बताया कि गर्भवती महिला कैसे भटकी है, उसी तरह से हार्ट अटैक के मरीज भटक रहे हैं, कैंसर आप क्या रिकमेंड करोगे, हमें क्या करना चाहिए? लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन हमने हटा लिए हैं, क्या हमें वापस इंपोज करना चाहिए? नॉन कोविड के मरीजों का भी ध्यान दिया जाए। अब टेस्टिंग होना चाहिए। हम इमरजेंसी में मरीज आए, अरे आप जनवरी से कह रहे हो टेस्टिंग, अरे काहे की टेस्टिंग भाई, किस बात की टेस्टिंग करें? नहीं करेंगे टेस्टिंग हो। आज सरकार ने आपके ऊपर फूल डाला, आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, आपका पेट ही नहीं भर रहा है, आपको सबर ही नहीं हो रहा है, क्या कर दे सरकार आपके लिए? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जनता का इलाज हो। नहीं हेलीकॉप्टर उड़ाए आपके लिए, फाइटर प्लेन उड़ाई आपके लिए, ताली बजाई आपके लिए, और क्या करें आपके लिए? नहीं ये सब ब्रजेश जी, हर व्यक्ति सभी अपने अधिकार के अपेक्षा। आराधना जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आराधना जी 20 सेकंड, एक सेकंड, कुशल उपदेश दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है। ओके आराधना जी, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य, आराधना जी 20 सेकंड, शायद आराधना जी 20 सेकंड से बाहर निकल जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे राजनीतिक दल के लोग हो, चाहे आप ऐसे एक पत्रकार हो, तो समाज का इकाई है। फूल मत फेंकवाना। से इनको इतना क्यों प्रेम है? शासक गद्दाफी था, मुसोलिनी था, हिटलर था, इस शब्द से इनको इतना प्रेम क्यों है मैं नहीं जानती। मैं नहीं पूछूंगी कि अरे जुबान स्लिप कर गई, अब क्या गर्दन ही पकड़ लेंगे? मुंबई और अहमदाबाद में संक्रमण क्यों ज्यादा है? मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि पार्लियामेंट क्यों चलती रही जब तक मध्य प्रदेश की सरकार ने की, मैं ये भी नहीं पूछूंगी। पर मैं ये जरूर पूछूंगी, आपका उद्देश्य मोना जी पूरा हो रहा है। आप जिस लाइन पर काम कर रही हैं, जिस पर कांग्रेस पिछले 70 सालों से करती रही है, सबसे बड़ी बात है आपके लिए, आपका उद्देश्य कोरोना से लड़ना नहीं है। अभिषेक मिश्रा जी 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, अभिषेक मिश्रा। ओके प्लीज, ओके नवीन जी प्लीज, ऑलराइट, दोनों शांत। ओके अभिषेक मिश्रा से निकलने का, ओके नवीन जी, अब अभिषेक जी प्लीज कंक्लूड। ओके शांत, कूल डाउन। ओके मैडम प्लीज। ओके अभिषेक जी गो अहेड, 20 सेकंड। बड़ा कठिन होता है आप लोगों में डिबेट करा। ब्रिजेश जी, मैं नवीन जी को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा जी कि आप इस लड़ाई में, जो कोरोना वायरस की लड़ाई है, इसमें हम आपके खिलाफ नहीं है। आप प्लीज बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत समझना कि समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ है।
हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में उठा रहे हैं, हिंदुस्तान के हित में उठा रहे हैं। आप R0 की बात करते हैं, आज R0 हमारा 1.2 1.3 की तरफ बढ़ रहा है। जो आप जहाज से किसको बुलाते थे ये बताओ। उनमें पाकिस्तान है, उनमें कुवैत है, उनमें सीरिया है, उनमें अफगानिस्तान। जहाज से किसको तो बुलाते? हमको उनसे सीख करके काम करना चाहिए। मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि आप, अरे हम कैसे सीखे? हम विश्व गुरु हैं, आप हमें सीखने की बात करते हो। गुरु कभी सीखता नहीं है, सिखाता है। ब्रिजेश जी, इजिप्ट का एल सल्वाडोर का, सेनेगाल का हमसे अच्छा डबलिंग रेट अरे चल ये रहा आप है, तो बहुत और कठिन बात पाकिस्तान का हमसे अच्छा है। माननीय इतनी कठिन कठिन बातें मत करिए, समझ में नहीं आती इतनी कठिन बातें। दूसरा, ये जहाज से बुलाते नवीन जी को किसको थे? कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि टेस्टिंग का केस एलोकेशन बढ़ा दें, बजट बढ़ा दें। इससे नहीं काम चलेगा जिस लेवल पे कर रहे हैं वो। और तीसरा मुद्दा आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा, जो लेबर लॉ खत्म किया है उत्तर प्रदेश में, उसको रिवाइव कर दीजिए। एक तरफ लेबर लॉ सस्पेंड कर दिए 3 साल के लिए, नवीन जी 10 सेकंड गो अहेड। नाटक करते हैं। ओके। तो आप बिल्कुल जहाज वाली कोई बात रह गई है? जानकारी के लिए बता दूं मैं, जहाज वाला सुधार देंगे तो हम सब अभिषेक जी ने बहुत अच्छा लेबर लॉ का विषय उठाया। जहाज वाला नहीं, कोई अब पता नहीं है कि लेबर लॉ, अरे जहाज वाला पूछ लो, लेबर पूछ लो जहाज वाला किए गए थे जिस पर विरोध था, उसको अरे हमने जहाज dilute वाला कर पूछ दिया। लो। और जहाज तो देखिए, मैं फिर से बता दूं, समाजवाद बैलगाड़ी से शुरू हुआ, साइकिल पर पहुंचा और साइकिल से हवाई जहाज तक पहुंचा। आपका जो भारतीय जनता पार्टी वाद है वो शुरू से ही हेलीकॉप्टर में रहा है, और सरकार थी तो क्या इनका वाद हमेशा हेलीकॉप्टर से चला। सरकार से बाहर है। नेताजी हमारे भी आदरणीय है। नेताजी का जन्मदिन आप लोग फिर से मनाए, भव्य तरीके से मनाए, लेकिन निजी खर्चे पर सरकारी जहाज। अच्छा, एक बड़ी विसंगति है, मुझे समझ में नहीं है, आप लोग समझाइएगा। ये दिन भर तो टीवी में गरियाते हैं नेताजी को, यानी मुलायम सिंह यादव को, लेकिन हर दिवाली होली इनके बड़े बड़े नेता मिठाई का डिब्बा लेके मुलायम सिंह के यहाँ जाते हैं बधाई देने और फोटो खिंचवाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये कौन सा प्रेम है। या तो आप लोग मिले हुए हैं, या तो आप लोग मिले हुए हैं, या फिर कोई और मसला है। बहुत बड़े धन्यवाद, थैंक यू। उनका जन्मोत्सव फिर से मनाया जाए, हम सब लोग रहेंगे उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोरोना पे ध्यान दीजिए, हवाई जहाज पे मत दीजिए, हीरो हीरोइन आपके लिए सुरक्षित। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, आपको ज़्यादा सावधान, ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। सरकारों ने भले ही सब चीज़ें ओपन कर दी हों, लेकिन आप कृपया घरों पर रहें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, साबुन से हाथ धुलते रहें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।